हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे भूगोल विषय का 12वीं कक्षा का अध्याय 2 का लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। आज का जो आपका अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। इसके बाद हमारे सिर्फ एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर बचेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा जनांकीय संक्रमण, यानी कि जो जनांकीय यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जो ट्रांसमिशन या थ्योरी जो होती है उसको जनांकीय संक्रमण हम कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है, किस स्टेज में, किस प्रकार से इसमें वृद्धि होती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि अगर इस थ्योरी को हम देख लें तो इससे क्या पता लग जाता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का भी पता लगता है और उसकी भविष्य की जनसंख्या कैसी रहेगी उसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। इन सिद्धांतों से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का पता चलता है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में स्टेज जो होती है उसमें होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मानव की जो वृद्धि है वो भी अलग अलग अवस्था में होती है, जैसे कि बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, या फिर वृद्धावस्था है। उसी प्रकार से जो जनसंख्या है उसमें भी परिवर्तन किसमें होता है, अलग अलग अवस्थाओं में होता है, स्टेज में होता है। तो हम आज उन्हीं अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका एक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है हर साल। अब शुरू करते हैं कि जनांकीय संक्रमण की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में 3 अवस्थाएं दी गई, लेकिन अब इसकी चौथी अवस्था भी आ चुकी है, तो 3 अवस्थाएं प्रमुख यहाँ पर दी गई हैं। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं शुरुआत की मानव की जो जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था आई उसमें जो जन्म दर थी, प्रजननशीलता थी वो भी अधिक थी और मृत्यु दर थी वो भी क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की पूर्ति अधिक जन्म दर से करते थे। यानी कि उस समय पर बीमारियां क्या थी, ज्यादा थी, मृत्यु दर क्या थी, ज्यादा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के पास कम थी। और उसकी पूर्ति कैसे होती थी, जन्म दर को बढ़ाकर उसकी पूर्ति की जाती थी। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती थी। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत थे, ज्यादातर लोग क्या काम करते थे, खेती का कार्य करते थे। और 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। अगर मैं बात करूं अपने 200 वर्ष पहले की अवस्थाओं की, पूरे विश्व की, तो वो इसी अवस्था में थे। जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी क्या थी, ज्यादा थी। और जीवन प्रत्याशा निम्न थी। अब जीवन प्रत्याशा एक बार जानने की क्या होती है, जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति की जीने की क्षमता, वो कितने साल जी सकता है, वो 70 साल जीता है, 80 साल जीता है, तो इसको क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। इसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो है द्वितीय अवस्था जो है। इस अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, यानी कि शुरुआत में जन्म दर क्या है, ज्यादा है, लेकिन यह समय के साथ घटती जाती है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसमें कमी आती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घटती है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, स्पीड से घटेगी। और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता के सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। अब अगर आप देखें इसमें तो इस अवस्था में वृद्धि दर क्या रहेगी, ऊंची, क्योंकि इसमें क्या कहा मैंने, जन्म दर तो थोड़ा सा घटा लेकिन मृत्यु दर को घटा लिया गया। जन्म दर अभी भी क्या है, ऊंची है, तो क्या हो जाएगी, उससे वृद्धि दर क्या हो जाएगी, ऊंची। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके कि वृद्धि दर पॉजिटिव कब होती है, जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर क्या हो जाए, कम हो जाए। तीसरी जो स्टेज हमारी आती है वो है, इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती हैं। अब किसको भी कंट्रोल कर लिया, जन्म दर को भी कंट्रोल करेंगे हम। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, अब जिसमें जन्म दर को बहुत कम कर लिया जाए उन देशों में क्या हो जाएगी, जनसंख्या स्थिर, जैसे यूरोपीय कंट्री में ऐसा ही हुआ है अब, या फिर मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, नगरों में रहना शुरू कर देते हैं और तकनीकी ज्ञान उनके पास होता है, जिससे वो स्वास्थ्य सुविधाएं भी जुटा लेते हैं। और जनसंख्या नियंत्रित की जाती है, यानी कि लोग अब किसकी ओर ध्यान देने लगते हैं, जनसंख्या कम करने की और ध्यान देने लग जाते हैं। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो विश्व के जो विकसित देश है वो ज्यादातर कौन सी अवस्था में पहुंच चुके हैं, तृतीय अवस्था में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनका विकास हो चुका, उनके पास तकनीकी ज्ञान आ चुका है, नगरों में लोग रहने लगे, लोग शिक्षित हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं विकासशील देशों की तो वो कुछ देश तृतीय अवस्था में और कुछ देश तृतीय अवस्था में पहुंच गए हैं। और अगर मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप के देशों की तो ज्यादातर अभी भी कौन सी अवस्था में है, प्रथम अवस्था में, क्योंकि वहां पर जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक डायग्राम का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि आपका जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसमें हमने आपको 4 स्टेज दिखाई है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चौथी अवस्था। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 3 अवस्थाएं दिखाई गई, चौथी के बारे में मैं आपको बताऊंगी।
जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, जो ये पेन से मैंने आपको दिखाई, ये जन्म दर दिखाई, और जो नीचे आप देख रहे हैं डैश 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 में, ये मृत्यु दर दिखाई गई। ये किस प्रकार से बढ़ी? प्रथम अवस्था की बात करते हैं। इधर आपको दिखाया कि जो जन्म दर थी वो कितनी थी, शुरुआत में मैंने लिखा 10 प्रति हजार पर, यानी कि 10 प्रति हजार पर लोगों का जन्म हो रहा था। फिर ऊपर 20, 30 और 40। अब शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जन्म दर आपको ऊंची दिखाई देगी। अगर आप इधर देखेंगे तो लगभग ये 30 और 40 के बीच में लगभग 35 प्रति हजार पर जन्म दर। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे जन्म दर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सबसे पहली अवस्था की बात करते हैं। जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या बताई मैंने आपको? अधिक बताई। तो इस प्रकार से ये रहेगा। दूसरी अवस्था में आपको बात करें, जन्म दर क्या है? अधिक है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मृत्यु दर को कम कर लिया गया। इससे क्या होगा? जन्म दर तो क्या है? ज्यादा, लेकिन मृत्यु दर क्या? कम। इससे क्या होगा? वृद्धि क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ये क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो तीसरी अवस्था जिसमें हम जाएंगे, उसमें जन्म और मृत्यु दोनों को क्या कर लिया गया? कम। मृत्यु तो पहले से कम थी, उसको और भी कम कर लिया गया तकनीकी विकास के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा, स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा। और जो जन्म दर था उसको भी परिवार नियोजन जैसे तरीके अपनाकर उसको भी कम कर लिया गया। तो थोड़ा सा क्या हुआ? जो वृद्धि थी वो कम हो गई। तो अब तक 3 अवस्थाएं मैंने आपको ये बता दी। अब चौथी अवस्था की बात करते हैं कि वो क्या है। इसको ऋणात्मक वृद्धि दर की अवस्था भी जैसे बोला जा सकता है, क्योंकि ये सभी देशों में भी नहीं आई है, लेकिन जो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री जैसे यूरोप के कुछ देशों में यह अवस्था आ चुकी है। यहाँ पर जन्म जो मृत्यु दर है वो ऑलरेडी कम है, लेकिन जन्म दर को मृत्यु से भी कम कर लिया गया है। यानी कि अगर आप देखें तो जो वृद्धि दर है वो बिल्कुल ही न के बराबर है, या माइनस में, नेगेटिव उनकी चल रही है, क्योंकि मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम है, लेकिन जन्म को क्या कर दिया गया? 10 प्रति हजार से भी कम कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? वहां की जो वृद्धि है वो क्या हो गई? ऋणात्मक होगी। तो विश्व की ये 4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत वो किसने दिया था? जनांकी के संक्रमण का सिद्धांत का मूल प्रतिपादन तो क्या था? फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन, या फिर FW नोटेस्टिन भी इसको आप कह सकते हैं, 1945 में। अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से सिद्धांत तो इन्होंने दिया था 1945 में नोटेस्टिन ने, लेकिन इसके प्रतिपादक यानी कि इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? WM थॉमसन, जिन्होंने 1929 में इसकी शुरुआत की थी। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में जैसे आते हैं। तो प्रतिपादक कौन है? WM थॉमसन है। 1929 में इसने इसका प्रतिपादन किया, और इसके जो मूल प्रतिपादक है वो है नोटेस्टिन, फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन। 1945 में उन्होंने सिद्धांत को दिया था। इसके बाद ये जो जनांकी के संक्रमण का जो सिद्धांत आया, तो इसके बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जन्म दर को क्या करना चाहिए? हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि जो संसाधन है उनके ऊपर जनसंख्या का दबाव ना बढ़े, क्योंकि जो जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ उपाय अपनाए गए थे। वो क्या कहते हैं? परिवार नियोजन की सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रमुख है। सबसे पहला जो सबसे अच्छा तरीका था वो परिवार नियोजन का, यानी कि जो बच्चों की संख्या थी परिवार में उसको कम करना था। इससे क्या होगा? जो शिशुओं का और जो महिलाओं का स्वास्थ्य उस दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। एक तो फायदा क्या होगा? अगर महिलाओं कम बच्चों को जन्म देती है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और दूसरा अगर घर में कम बच्चे हैं तो उनकी देखभाल अच्छे से हो सकती है, उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। दूसरा कारक उपाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता को भी अपनाया जा सकता है, ताकि लोगों को इसमें क्या करेंगे? लोगों को समझाएंगे किस प्रकार से हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं, इससे क्या फायदा उनको होगा, इससे देश का विकास किस प्रकार से होगा। तो ये सब किया जा सकता है। और तीसरा, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय अपनाकर, यानी कि जो बड़े परिवार हैं जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है उनको कम से कम सुविधाएं देकर भी सरकार इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि रूस की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे से उल्टा है, क्योंकि रूस का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, तो वहां की सरकार परिवार बड़ा रखने के योगदान में है। जबकि चीन की अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी देश की, तो वहां पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसी तरीके को अपनाया गया है। वहां पर एक बच्चे को ही माता पिता जन्म दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बच्चे वहां पर होते तो उनको सुविधाएं कम दी जाती हैं, उन लोगों को सुविधाएं कम दी जाती हैं। तो ये तरीके हम अपनाकर देश की जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जो ऑप्शन के क्वेश्चन आपके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? लेक्चर 5 अगर आप एक बार देखिए, अगर आपने ध्यान से उसको देखा है तो उसमें मैंने इसको बताया था, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा महाद्वीप बताया था जिसकी वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? 2.5% की दर से बढ़ रही है। और कौन सा देश है वो? अफ्रीका, वो महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं। अब ध्यान दे, एक बार इसमें कौन सा बोला? नहीं बोला कि विरल जनसंख्या नहीं, कम जनसंख्या नहीं है। अब अगर आप लेक्चर 2 में देखें तो मैंने आपको उसमें बताया था कि विश्व के जो क्षेत्र उनको 3 जनसंख्या
जनसंख्या क्षेत्रों में बांटा है विरल, सघन और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अटाकामा ये है दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय प्रदेश, यहाँ की जलवायु क्या बताई थी मैंने, अधिक नमी वाली बताई थी, मानव के लिए अनुकूल नहीं है। ध्रुवीय प्रदेश जो ठंडे प्रदेश हैं वो ये भी अनुकूल नहीं है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, चीन जिसके अंदर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं में कौन सा आएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। और बाकी तीन अगर आप देखें तो ये तीनों ही क्षेत्र कम जनसंख्या वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अब प्रवास वाला जो टॉपिक आपने करा था लेक्चर 5 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रवास के दो कारक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष जो लोगों को क्या करते हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलते हैं। और अपकर्ष कौन से बताए थे, जो लोगों को आकर्षित करते हैं। अब देखिए कौन सा नहीं हो सकता, जलाभाव, जल की कमी तो लोगों को आकर्षित नहीं करती है बिल्कुल भी, तो ये कौन सा कारक है, प्रतिकर्ष। बेरोजगारी भी नहीं हो सकता। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं और महामारियां। और चिकित्सा सुविधाएं अगर आप देखें तो ये आकर्षित करती हैं लोगों को, न लोगों को धकेलती हैं बल्कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको लेक्चर 5 और आज का जो लेक्चर हमने करा लेक्चर 6, उन दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ये इसका सही है न कि गलत है। अगर आप लेक्चर 5 देखें तो इसमें मैंने आपको ये बताया था 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगेंगे। बिल्कुल गलत ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब जनसंख्या की वृद्धि जब शुरुआत के सालों में हुई तो वो कम थी, लेकिन बाद में जैसे बताया था कि जनसंख्या को 4 से 5 अरब होने में भी केवल 12 वर्ष लगे थे, 5 से 6 अरब होने में भी 12 वर्ष लगे थे, और 6 से 7 अरब होने में भी 12 वर्ष लगे। लेकिन इसने बात क्या की, 100 वर्ष की। तो ये क्या है, इसका आंसर रहेगा गलत है। और तीसरा और देख लीजिए, जनांकी के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ऐसा नहीं है, जनसंख्या वृद्धि उच्च बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जन्म और मृत्यु दोनों ही ज्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि दर उच्च नहीं हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहेगी, कम रहेगी। जबकि जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी अवस्था में ज्यादा है, द्वितीय अवस्था में ज्यादा है। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगेंगे, 100 वर्ष लगेगी। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। आज का जो हमने टॉपिक करा, आज का जो लेसन हमने करा, या हमारा जो सेकंड लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। और आप इसको अच्छे से नोटबुक में उतारेंगे और अच्छे से इसको याद भी करेंगे। थैंक यू।